नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाइपोथायरायडिज्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हाइपोथायरायडिज्म की जो बीमारी होती है, होती क्या है। क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म को जानने से पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है। ये हमारे कॉलर बोन यानी गर्दन के पास जो ग्लैंड होता है और मानव शरीर में ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी रचना बटरफ्लाई के समान होती है, यानी तितली के समान होती है। ये दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करता है ग्लैंड। T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोमीन, T4 यानी थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड एक वाइटल ग्लैंड है क्योंकि यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण में रखता है, जिससे शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। यह सूक्ष्म रूप में स्रावित होकर के ब्लड स्ट्रीम में पहुंचकर शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करवाता है। यदि किसी कारणवश यह अंडर एक्टिव हो जाता है तो शरीर में विभिन्न परेशानियों को सामना करना पड़ता है, जिसमें एक हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म पूरा प्रभावित हो जाता है और जब मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा तो शरीर की जितनी क्रियाएं हैं सभी प्रभावित हो जाती है। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग जान लें। जो हम खाते पीते हैं उसको पचा करके ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अर्थात यह प्रक्रिया ऐसी है जो कैलोरी को एनर्जी में चेंज करती है। क्योंकि हमारे शरीर को हर समय काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यह 24 घंटे हमारे शरीर में क्रिया चलती रहती है। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों हाइपो एक्टिव हो जाता है। हाइपो एक्टिव इसलिए हो जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और अब हम लोग समझेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज वो ऐसी डिजीज है जो अपने ही शरीर का दुश्मन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि अपने परिवार का ही कोई मेंबर यदि खराब हो जाता है तो पूरे घर के स्थिति को खराब कर देता है। सेम वैसे ही ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो हमारे शरीर के सारे क्रियाओं को प्रभावित करता है। और पहले इसको माना जाता था कि नमक में आयोडीन की कमी के चलते या शरीर में आयोडीन की कमी के चलते ये बीमारी होती है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है ये मानता है कि यदि त्रिदोष में वात और कफ दोनों दूषित हो गया, यानी दोनों खराब हो गया, तो हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी हो जाती है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या हमको मिलता है। जब सिम्टम मिलेगा इस प्रकार का, यदि किसी भी व्यक्ति में, खास करके तो महिलाओं में बीमारी ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, बच्चों में भी होती है लेकिन बच्चों में भी कम होती है। ये अधिक उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होती है बीमारी। इसमें ये होगा कि लो एपेटाइट यानी भूख की कमी होने लगे और जब मोटापा बढ़ने लगे, उसके बाद से थकावट महसूस हो, हमेशा आदमी को ठंडी ठंडी महसूस हो, कब्ज की परेशानी रहने लगे, रूखी सूखी त्वचा होने लगे, चेहरे पर पफिनेस यानी सूजन होने लगे, वॉइस में यानी आवाज़ में चेंजिंग होने लगे, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो, दर्द हो, जकड़ाहट हो और इरेगुलर मेंसेस यानी मासिक धर्म की अनियमितता हो, बाल पतले होने लगे, टूटने लगे और हार्ट बीट भी इसमें कम होने लगता है। यानी जो हृदय की गति है वो भी कम होती है, जिसको मेडिकल साइंस में ब्रेडिकार्डिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार का पेशेंट डिप्रेशन यानी अवसाद में रहता है, उसका याददाश्त शक्ति भी कमज़ोर हो जाता है
और यदि ये बच्चों में बीमारी होती है तो उसकी जीवा थोड़ी लंबी होगी, अम्बिलिकल हार्निया की प्रॉब्लम होगा, बच्चे का सही विकास नहीं होगा और उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो काफ़ी डिले होने लगता है। मेंटल पुअरनेस यानी वो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होने लगती है। डिले डेवलपमेंट, उन्हें उसके बॉडी का डेवलपमेंट जो है वो भी स्लो हो जाता है। तो इसमें जो एलोपैथ में लेवोथायरॉक्सिन नाम की एक दवा दी जाती है, वो दवा क्या करती है कि केवल इन सिम्टम को कम करती है, जबकि ये अस्थाई इलाज नहीं है। वैसे ये नहीं कहा जा सकता है कि एलोपैथिक पीछे है, सभी पैथियों का अपने अपने जगह पर स्थान है, कोई पूर्ण नहीं है, कहीं कोई अच्छा है तो कोई कहीं अच्छा है। लेकिन यदि आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखें तो इसमें खान पान को लेकर के, जीवन शैली में बदलाव को लेकर के काफ़ी कुछ हमारे विद्वानों ने, वैद्यों ने बताया है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुए हैं। अब सिम्टम के बाद से इसका मैनेजमेंट आता है कि हम लोग इसकी चिकित्सा व्यवस्था कैसे करें आयुर्वेद के अनुसार। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि जितने वैद्य हैं वो त्रिफला गूगल 2-2 गोली गर्म पानी से खाना खाने के आधे घंटे के बाद सुबह शाम देते हैं। उसके साथ में कचनार कषाय 2 चम्मच पानी मिला करके सुबह शाम। पुनर्नवा क्वाथ खाना खाने से आधा घंटा पहले यानी खाली पेट, दोनों टाइम सुबह शाम 3 चम्मच से लेकर के 4 चम्मच देते हैं। तो पेशेंट 1 या 1.5 महीने में उसको लगता है कि मुझे काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। इसमें होता क्या है कि जब हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी होती है तो T3 और T4 लो हो जाता है और TSH हाई हो जाता है। तो समझ लीजिए जब भी ब्लड टेस्ट होता है, डायग्नोसिस होता है, तो डायग्नोसिस में यही आता है कि T3 और T4 लो हो गया और TSH हाई हो गया। तो समझ जाता है पेशेंट और डॉक्टर की, लगता है कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। वैसे जितने डॉक्टर हैं वो डायग्नोसिस के बाद जो इसका पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, तो लैब टेस्ट में यही मिलता है कि T3 T4 लो हो गया और TSH हाई हो गया, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में सीधे उल्टा होता है। अब इसमें इसलिए ऐसा होता है कि चूंकि हाइपो एक्टिव जो हो जाता है ना ये आपका थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जब हाइपो एक्टिव हो जाएगा तो वो एक प्रकार समझिए कि जिस प्रकार से कोई आदमी दौड़ करके आया है, सुस्त हो जाता है, वो कहता है कि यार मुझे कोई काम करने को दिल नहीं करता है, मुझे न पढ़ना है न लिखना है, मुझे आराम करना है। तो दूसरा आदमी जो घर परिवार का होता है कहता है नहीं ये काम करना बहुत जरूरी है। तो सेम इसमें जो TSH होता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो T3 और T4 को आदेश देता है कि शरीर की क्रियाओं को तुम्हें ही करना है और तुम सुस्त बैठे हो। तो इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि आप अपने वात और कफ को, यानी त्रिदोष में जो वात और कफ है, वात और कफ को संतुलित कीजिए, ये आपका बिगड़ा हुआ है, और अपने खान पान में सुधार लाइए, दिनचर्या में सुधार लाइए। इसमें जो पथ्य और अपथ्य का एक सुझाव दिया जाता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप मुलैठी खाना खाने के बाद चूस सकते हैं। यदि आपको अवसाद का प्रॉब्लम है यानी डिप्रेशन में है तो रात में अश्वगंधा रिस्ट या कैप्सूल एक सोते समय ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड 1 चम्मच आप खा सकते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यदि भूख की कमी आपको है, चूंकि इसमें लो एपेटाइट भी हो जाता है, तो भूख की कमी के लिए अदरक आप ½ इंच ले करके सेंधा नमक में लपेट करके उसको धीरे धीरे चूसें,
तो अदरक में जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम का ये अच्छा स्रोत है और साथ ही में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है, इसलिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। आप अखरोट खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, नारियल का पानी भी पी सकते हैं। चूँकि एक ही दिन में ये सब नहीं लेना है, आपको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे लेते रहना है। नारियल पानी, लौकी का जूस, काली मिर्च, धनिया, हरा साग सब्जी, टमाटर, पनीर, दही, काजू, सूरजमुखी का बीज और साथ में आपको एक्सरसाइज, योगासन में अनुलोम विलोम, सैर करना, मत्स्यासन, हलासन, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको योगासन में करनी होती है। अब आपको अपथ्य यानी क्या नहीं खाना है, तो शराब नहीं पीना है, बियर नहीं पीना है, रेड मीट नहीं लेना है, अंडा नहीं खाना है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फास्ट फूड, ये टी, कॉफ़ी, यानी चाय और कॉफ़ी तो इसका बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पथ्य और अपथ्य दोनों को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं। निश्चित तौर पर इस बीमारी में आप अपने सुधार लाइए और अपनी बीमारी में सुधार कर सकते हैं। तो आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए। हाँ, एक और काम आप कर सकते हैं, यदि सुबह-सुबह में आप 1 चम्मच नींबू रस और 1 चम्मच शहद मिला करके यदि खाली पेट चाट लेते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें आराम मिलता है। ईश्वर करे आपका जीवन सुरक्षित रहे। नमस्कार।